हाँ जी। ठीक है, ये अद्धापल्य और सागर का वर्णन यहाँ पर दिया है, वो आप समझ लीजिए बस। क्योंकि इसमें आप करने जाओगे तो थोड़ा सा अपनी क्षमता से बाहर है, तो इसलिए बस इतना समझ लीजिए कि बहुत लंबा काल होता है एक सागर। और एक सागर ही जब इतना लंबा है तो ऐसे ऐसे 33 सागर कितने लंबे होंगे। और ऐसे कई बार 33 सागर, मतलब 8 8 बार लगातार भी गए तो 8 8 बार हम 33 सागर तक, सॉरी, 33 सागर में तो 2 बार अधिक से अधिक, लेकिन एक एक सागर की आयु हमने 8 8 बार अनंत बार भोगी है, लगातार लगातार। और ऐसे कई बार हम नरकों में गए हैं, और इतने इतने लंबी अवधि के लिए गए हैं। तो अब यदि हमें नरक में नहीं जाना हो तो हमें आत्म कल्याण का प्रयास अवश्य करना चाहिए, और आत्म कल्याण करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये नरक का वर्णन हमारा पूरा हुआ। इसमें अपन ने बिल, लोक, त्रसनाड़ी त्रसनाड़ी, अधोलोक, वातवलय, बिल, और फिर ये दोनों चार्ट, ये सब देख लिया अपने। इस तरह से अधोलोक का वर्णन पूरा हुआ। अब हम आ गए हैं आगे के सूत्र में। सूत्र नंबर 7, यहाँ पर अधोलोक का वर्णन पूरा होता है। हाँ रेणु जी बोली। दीदी आपने ये बताया कि मतलब पहले नरक में 8 बार तक जा सकता है हाँ और अंतिम नरक में 2 बार तक जा सकता है, तो वो कितनी मतलब ये पूरे पंच परावर्तन में जा सकता है या मतलब कितने समय में? ये समझ में नहीं आया कि भाई, 8 बार तक कितने। ऐसे तो कोई गिनती ही नहीं है कि कितनी भी बार जा सकता है। यहाँ पर हम्म। लगातार की बात है, लगातार 8 बार अच्छा। जाएगा अधिक से अधिक ना। अच्छा। सा अधिक 2000 सागर, वो जब यहाँ पर रहता है जी। आ, किसमें, एक नित्य निगोद होता है, एक इतर निगोद होता है। तो जब इतर जी। निगोद में आता है तो सा अधिक 2000 सागर तक इतर निगोद में रह सकता है, उसके बाद वापस उसको नित्य निगोद में जाना होता है। उस बीच में ये घटना होती है कि यदि लगातार अच्छा। बार जाएगा, लगातार नरक में जा रहा है तो 8 बार जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फिर जाते ही जा रहा है बार बार नरक में, ऐसा नहीं होगा, 8 बार ही जाएगा अधिक से अधिक पहली नरक में। मतलब उसके बाद फिर इतर निगोद में चला जाएगा? उसके अगर अधिक 2000 सागर कम खत्म हो गए हैं तो फिर जाएगा ही सही नित्य निगोद में। खत्म नहीं हुआ है तो बाकी की गतियों में घूमता रहेगा। अच्छा। ठीक है दीदी। हाँ, चलिए अब मध्य लोक का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। मध्य लोक जिसे कि तिर्यक लोक भी कहते हैं। अब इसे तिर्यक लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जो हमने पढ़ा था वो था अधोलोक। उसे अधोलोक क्यों कहा था? ध्यान है किसी को? निशा जी, वैष्णो दीदी नहीं, मुझे याद नहीं है। अभिलाषा जी। मैं पहली दूसरी क्लास मेरी हो नहीं पाई थी ना, स्टार्टिंग की 2 क्लास मेरी ठीक है। जय हिंद। हम्म। अधोलोक इसलिए कहा है कि वो नीचे साइड है, इसलिए उसको अधोलोक कहा गया है। और 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 इसके इसमें मतलब नहीं, रेखा जी। जय जैन दीदी। हम्म। ये तीनों लोकों में सबसे नीचे अधोलोक है, और अलोकाकाश के बीचा बीच मनुष्य कमर पे हाथ रखकर पैर फैलाकर खड़ा होता है, वह अधोलोक बिंदु के समान है। ये लिखा था मैंने। ये लिखा तो है, लेकिन प्रश्न मेरा क्या है वो बताना है ना। चलिए मंजू जी बोलिए। दीदी अधोलोक में 7 पृथ्वियां जो एक नीचे नीचे हैं। हम्म। अधो अधो का मतलब भी नीचे होता है, तो 7 पृथ्वियां जो है उसमें वो नीचे नीचे एक के नीचे एक। ठीक है, दो दो मिलकर ये आंसर पूरा हुआ है। अधोलोक कहने के दो कारण है। एक तो वह तीनों लोकों में सबसे नीचे है इसलिए अधोलोक कहा है, और दूसरा उसमें सारी रचनाएं, जितनी भी रचना है वो सब एक के नीचे एक है, अधो अध, इसलिए उसे अधोलोक कहा है। अब इसको तिर्यक लोक क्यों कहा है? क्योंकि इसमें रचना, मध्य लोक में रचना ऐसे में है,
तिरछे में। इसमें एक के नीचे एक नहीं है, इसमें तिरछे में है सारी रचना। कुछ भी रचना की बात करेंगे तो ये ऐसे 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 में आएगी, ऐसे नीचे नीचे नहीं जाएगी। इसलिए इसे तिर्यक लोक कहा है। मध्य लोक को तिर्यक लोक भी कहते हैं। सूत्र नंबर 7, मध्य लोक का वर्णन। कुछ द्वीप द्वीप समुद्रों के नाम। जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानु द्वीप द्वीप समुद्राः। जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानु द्वीप समुद्राः। सूत्र पढ़िए ललिता जी। जम जम्बूद्वीप लवणोदयाय शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। हाँ ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं। इस मध्य लोक में अच्छे अच्छे नाम वाले जम्बू द्वीप इत्यादि द्वीप और लवण समुद्र इत्यादि समुद्र है ना। अब यहां से जम्बू द्वीप का वर्णन करने वाले हैं। जम्बू द्वीप कहाँ पर है? मध्य लोक में। जम्बू द्वीप कैसा है तो वो अब आप अब बताएंगे। देखिए टीका, सबसे बीच में थाली के आकार का जम्बू द्वीप है। चित्र भी दिया होगा आपके इसमें, ये वाला चित्र सबके इसमें होगा। दिखाई दे रहा है? थोड़ा ब्लर हो रहा है ना ये, अब दिखाई दे रहा होगा। ये जम्बू द्वीप है। ये सबसे बीच में मतलब जो भी मध्य लोक है उसके सबसे बीच में थाली के आकार का जम्बू द्वीप है, जिसमें हम लोग और श्री सिमंदर प्रभु इत्यादि रहते हैं। सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, भगवान भी और हम भी। उसके बाद लवण समुद्र है, उसके चारों ओर घातकी खंड द्वीप है, उसके चारों ओर कालोदधि समुद्र है, उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है, पुष्करवर द्वीप है, और उसके चारों ओर पुष्करवर समुद्र है। इस तरह एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप समुद्र है। सबसे अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप है और अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र है। सबसे अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, और पहले एक द्वीप फिर उसके बाद समुद्र, फिर द्वीप फिर समुद्र, इस तरह से है। सबसे बीच में जम्बू द्वीप है और उसके बाद लवण समुद्र है। चित्र में दिया होगा, इसमें तो स्पष्ट नहीं है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है क्या? ब्लर पता नहीं दीदी क्यों हो रहा ब्लर आ रहा है। है। एक सेकेंड। पता नहीं, आपके पास भी होगा। ये देखो अब थोड़ा दिख रहा है शायद, हाँ अब थोड़ा दिखा है। है ना। इसके बीचों बीच जम्बू द्वीप है। ये ग्रुप पर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिसके पास भी हो जम्बू द्वीप का चित्र, किसी के पास तो होगा। तो इसमें सबसे बीचों बीच जम्बू द्वीप है। अब ये जम्बू द्वीप के अंदर का है। ये तो नक्शा जम्बू द्वीप के अंदर का है ना। और इस जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है, और उसके बाद घातकी खंड है, और उसके बाद कालोदधि समुद्र है। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, फिर घातकी खंड द्वीप, उसके बाद कालोदधि समुद्र, उसके बाद पुष्करवर द्वीप। और पुष्करवर द्वीप का जो आधा भाग है वहां तक मनुष्य जा सकते हैं। उसके बाद आगे, उसके आगे नहीं जा सकते। उसके आगे आधा आधा पुष्करवर द्वीप है और उसके बाद पुष्करवर समुद्र है ना। और ये सब एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सबसे अंतिम में स्वयंभू रमण द्वीप है और स्वयंभू रमण समुद्र है।
अब इसके बाद द्वीप और समुद्रों का विस्तार तथा आकार। अब आप जब तक ये नक्शा नहीं देखेंगे कैसे समझ में आएगा। और भी कहीं दिया हो तो वो देख रही हूँ। सातवां, आठवां और नवा ये तीनों इसी के लिए है, द्वीप और समुद्रों के लिए। तो हम उन दोनों को भी पढ़ लेते हैं, 2-4 मिनट है हमारे पास। द्वीप और समुद्रों का विस्तार तथा आकार। आठवां सूत्र, द्विद्विर्विष्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। द्विद्विर्विष्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। फिर इसके आगे का भी पढ़ लेते हैं, जम्बू द्वीप का विस्तार तथा आकार। तन्मध्ये मेरुनाभिव्रतो, मेरुनाभिव्रतो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बू द्वीपः। ये तीनों सूत्र एक साथ पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? मैं चाह रही हूँ कि कोई नए लोग भी पढ़ें। नंदिता जी पढ़िए तीनों सूत्र। जय जिनेन्द्र। हम्म 7th वाला, जम्बू द्वीप लवणोदाद्य शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विद्विविष्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वल्याकृतः तन्मध्ये प्रत्ययः, मे प्रत्ययः कृत्यः नहीं, पूरा तो है ना, प्रत्ययः। प्रत्ययः हम्म वल्याकृतयः हाँ, तन्मध्ये मेरुनाभि व्रतो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। बहुत बढ़िया। अब इन तीनों का अर्थ पढ़ना है, और वंदना जी पढ़िए। सातवें का तो पढ़ चुके हैं अपन अर्थ, आठवां और नवे का पढ़िए। प्रत्येक द्वीप समुद्र विस्तार वाले पहले पहले के द्वीप समुद्र को घेरे तथा चूड़ी के समान आकार वाले हैं। हम्म फिर द्वीप द्वीप से समुद्र का और समुद्र से द्वीप का विस्तार दुगना है तथा द्वीप से द्वीप का और समुद्र से समुद्र का विस्तार चौगुना है। इस प्रकार तीसरे द्वीप का विस्तार 16 लाख योजन और तीसरे समुद्र का विस्तार 32 लाख योजन है। नीचे वाले सूत्र का अर्थ पढ़िए। तन्मध्ये मेरुनाभि वृत्तो योजन सहस्र विस्कम्भो जम्बूद्वीपः। उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में सुदर्शन मेरु है, नाभि जिसकी ऐसा तथा थाली के समान गोल 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। बस इतना इतना ही ही है है? दीदी मेरी बुक में। ठीक है, जी ठीक ठीक। प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तार वाले और पहले पहले के द्वीप समुद्रों को घेरे हुए चूड़ी के आकार वाले हैं। प्रत्येक द्वीप समुद्र मतलब कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। और बीच वाला कौन सा है? जम्बू द्वीप है। उसके बाद कौन सा है समुद्र है? जम्बू द्वीप के बाद कौन सा समुद्र है? लवण समुद्र। और उसके बाद घातकी खंड द्वीप, और उसके बाद कालोदधी समुद्र, उसके बाद पुष्करवर द्वीप, और उसके बाद पुष्करवर समुद्र। ठीक है, तो प्रत्येक द्वीप और समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं और पहले पहले के द्वीप समुद्रों को घेरे हुए चूड़ी के आकार वाले हैं। उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप इन सबके बीच में है। उसकी नाभि के समान जम्बू द्वीप में बिल्कुल बीचों बीच में सुदर्शन मेरु है, और जम्बू द्वीप थाली के समान गोल है और 1 लाख योजन उसका विस्तार है। इसकी टीका पढ़ लेते हैं।
सुदर्शन मेरु की ऊंचाई 1 लाख योजन की है, उसमें से वह 1,000 योजन नीचे जमीन में और 99,000 योजन जमीन के ऊपर है। सुदर्शन मेरु, 5 मेरु है ना, आप पूजा की होगी आप लोगों ने, अभी तो अष्टानिका चल रही थी, तो 5 मेरु की पूजा चल रही है अभी तो अष्टानिका, तो 5 मेरु की भी पूजा की होगी। उसमें बीचों बीच तीसरे नंबर का जो मेरु है वो सुदर्शन मेरु है, बाकी के चारों के बीच में। तो वह सुदर्शन मेरु कितना बड़ा है? 1,000 योजन नीचे जमीन में और 99,000 योजन जमीन के ऊपर है। 1 लाख योजन का है वो, तो 99,000 तो ऊपर है, और 1,000 योजन मतलब उसकी चूली का या उसके नींव का है वो नीचे है। इसके अतिरिक्त 40 योजन की चूली का है। चूली का मतलब उसका शिखर। सभी अकृत्रिम वस्तुओं के माप में 2,000 कोस का योजन लिया जाता है, उसके अनुसार यहाँ समझना चाहिए। कोई भी गोल परिधि उसके व्यास से तिगुने से कुछ अधिक होती है। जम्बू द्वीप की परिधि 31 कितनी है ये, क्या लिखा है? जम्बू द्वीप की परिधि 3,16,00,000 नहीं, 3,16,227 योजन, 3 कोस और 128 धनुष और 13.5 अंगुल से कुछ अधिक है। किसकी? जम्बू द्वीप की परिधि। इस द्वीप के विधेय क्षेत्र में विद्यमान उत्तर कुरु भोग भूमि में अनादि निधन पृथ्वीकाय रूप अकृत्रिम परिवार सहित जम्बू वृक्ष है, इसलिए इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जम्बू वृक्ष है, इसलिए पूरे इसको जम्बू द्वीप कहा है। अब इसको आप डिटेल में तो अपन अगली कक्षा में ही समझेंगे, मैप सहित, है ना। मैप इसमें स्क्रीन शेयर करके इसका मैप लेंगे और उसके आधार से अपन इसकी पूरी बात को समझेंगे। ठीक है, तो आप तब तक अभी जो छुट्टियां आएंगी 3 दिन की, उसमें आप जो हमारा चल गया है अभी 5 सूत्र तक अधोगति का वर्णन, वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ, और जो सूत्र सुनाने वाले थे वो लोग सब तैयार हैं क्या सुनाने के लिए? तो फिर हम उनका रख लें, किस दिन रखना चाहते हैं वो? भी रख लो कभी भी। अच्छा ठीक है, तो मंडे को ही रख ले, मंडे को ही रख लेते हैं आपका, क्योंकि फिर अपना ये एक बार शुरू हो जाएगा ना तो इसमें हम घुस जाएंगे, तो फिर उसके बीच में अपन डिस्टर्ब नहीं, कंटिन्यू यही चलाते रहेंगे ना फिर, क्योंकि पूरा आकार प्रकार और वो सब गणित है इसमें, है ना। कितने लोग हैं सुनाने वाले? सुषमा जी, मंजू जी और बिमलेश जी थी शायद। अभिलाषा जी भी सुनाने वाली हैं, और हाँ विमलेश जी भी हैंड रेस कर रही हैं। 4 लोग हो गए। बबीता जी 5। चलिए 5 लोग तो हो ही गए हमारे पास। तो जैसा भी होगा उसमें व्हाट्सएप पर सूचित कर देंगे आपको, है ना। या तो मंडे को रखेंगे या फिर थर्सडे को रखेंगे, पर इसी वीक में रख लेंगे हम। ठीक है, चलिए अभी समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।